बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद नावल लेकर आए हैं बेली राजपूता की मलका किस्त नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम रसाल, तमाम कहानियाँ, तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। वो सुबह खिज़ां आलूद ही सी फूट रही थी। राजपूतों की हवेली के पिछवाड़े कमाद की ऊंची फसल के पार अलग सा मलतास का एक ऊंचा दरख्त खड़ा था। तन्हा, उम्र रसीदा और टहने मोटे थे। साए तले ज़मीन साफ और मिट्टी बराबर थी। शाम ढले वहाँ गांव के बासियों की बैठक लगा करती थी। तब ज़मीन पे पानी का छिड़काव होता, चारपाइयाँ बिछ जाती और गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू में हुक्कों की गिड़गिड़ाहट गूंजा करती। मगर इस जर्द सी सुबह अमलतास का दरख्त खाली खाली सा पड़ा था। दूर दूर तक कोई चलता फिरता दिखाई ना देता था। फिर जाने किस सिम से आकर वह टहने से बंधी रस्सी के झूले पर आहिस्ता से बैठ गई। दरख्त को पता ही न चला। इसने सर रस्सी से टिका दिया। हवा से झूला आगे पीछे धीमे धीमा सा झूलने लगा। वो खेतों से ऊपर फजा में जाने खोजती निगाहों से क्या तलाश कर रही थी। चेहरा बेरौनक, बाल चोटी में मुक़ीद और हार सिखार नापैद था। तंग पाजामा, कलाई तक फंसी चूड़ी और आस्तीन और बड़ा सा दुपट्टा जो गर्दन से लिपटा नीचे कच्ची मिट्टी को छू रहा था। हवा का तेज झोंका आया। अमलतास का सर और कद दरख्त जैसे नींद से जागा। फिजा में बिखरी इसकी खुशबू महसूस की और बहुत से पत्ते इसके कदमों में गिरा डाले। इसी पल आहिस्ता से किसी ने झूले की दोनों रस्सियां अपने हाथों में ली थी। होले होले हरकत करता झूला साकिन हुआ तो जो रस्सी से सर टिकाए सोच में गुम थी। चौंक कर कौन कहते कहते गर्दन मोड़ी तो बाकी अल्फाज लबों पर ही दम तोड़ गए। वो बिल्कुल इसके पीछे खड़ा संजीदगी से इसे देख रहा था। मैं हूँ बदर, मैं किसी बदर को नहीं जानती। वो एकदम उठी और आगे बढ़ने लगी। मेरी बात तो सुनो माया। वो झटके से पलटी। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए? अगर मुलजिम समझती हो तो सफाई का मौका तो दो। मुलजिम नहीं, मुजरिम हो तुम सब मेरे मुजरिम हो। तुम वो तुम्हारे थानेदार दोस्त। गम और गुस्से की शिद्दत से इसके आवाज़ फटने लगी। और ये ठाकुर, तुम सब ने मिलकर मेरे शौहर का खून किया है। मुझे तो इसी दिन तुम्हारी असलियत समझ जानी चाहिए थी जिस दिन तुमने जंगल में मेरा रास्ता रोका था। बेली के वो डाकू जिनका जिक्र यहाँ कोई नहीं करता, मैं जानती हूँ वो कौन है। वो तुम हो। वो तुम ही थे जो इस रोज़ घोड़े पर बैठे थे और वो मेरे साथ पटर पटर बोलने वाला नादिर शाह था। तुम लोगों ने पहले मेरा रास्ता रोककर लूटने की कोशिश की और अब क्या किया? मेरे मरे हुए शौहर पे इल्ज़ाम लगा दिया इस कहानी का जो तुम्हारी खुद साख्ता है, जिसे अपनी अय्यारी और सफारतकारी से तुम्हारे गिरोह ने बेली के हर शख्स के दिल में खौफ की तरह बिठा दिया है। वो खामोशी से लब भींचे खड़ा था। रस्सी अभी तक इसके हाथों में थी। कब्रिस्तान का भूत, मंगल सिंह का कातिल, जंगल के डाकू, वो सब तुम लोग हो। तुम लोगों ने भेस बदल बदल कर पूरे गांव को दहशत ज़दा कर रखा है। जानते हो मैंने तुम्हारे इस दोगलेपन के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि मैं तुम्हारी राहज़नियों को खुद से दलीलें देकर सही साबित करती रही कि आखिर फ़िरंगी नाजायज़ गासिब हैं, तो इनसे तुम्हारे बदले यही एक रास्ता है। मगर जानते हो मुझे गुस्सा किस बात का है? तुमने मुझे अपने और शेखर के तनाज़े का बताया, ना ही इस जोगी का जिसका नाम शेखर है। क्या गांव में कोई दूसरा शख्स इस नाम का नहीं हो सकता था? तुमने मेरे शौहर से ही क्यों दुश्मनी निकाली? मेरी शेखर से कोई मुझे सफाइयाँ मत दो, इन्हें अदालत के लिए संभाल रखो। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया। तुम्हारी अदालत के लिए? शायद वो समझा नहीं था। कानून की अदालत के लिए। इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मतलब? मत कहना कि तुम्हारे थानेदार दोस्त ने तुम्हें FIR के मुतालिक नहीं बताया। मैं वाकई लाइलम हूँ। इसके चेहरे पर बरहमी आ गई। पल भर में वो हिंदुस्तानी मर्द बन गया था। झूले की रस्सी कब की उसने छोड़ दी थी। तो जाकर इस डकैत से पूछो जो थानेदार बादशाह बनकर अंग्रेज़ सरकार की आंखों में धूल झोंकता है। वो जो कुछ कहने लगा था सख्ती और नागवारी से लब भींचे तेज़ी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद इसकी निगाहों से ओझल हो गया था, मगर वो देख चुकी थी कि वो थाने जा रहा था। खाली झूला होले होले हिलता ठहरने को था
माया ने देखा झूले के पीछे कच्ची ज़मीन पर बदर के जूतों के निशान रह गए थे, इतने ताज़ा और साफ निशान जैसे हाथ से मुनक्किश किए गए हों। वो जैसे ख्वाब से चौंकी। एक ख्याल सूरत से इसके जहन में सर उठाने लगा। वो एकदम मुड़ी और हवेली की तरफ भागी। लंबा दुपट्टा कांधे से लगा, मिट्टी पर झाड़ू देता गया। रामनाथ, कोचवान रामनाथ हवेली के दरवाजे पर ही से मिल गया। वो पहली रुत, बग्घी और अंग्रेज़ी घोड़ा गाड़ी सब चलाता था और हिंदुस्तानी ऐसे शख्स को महज बहलबान कह दिया करते थे, मगर इसे कोचवान ही कहती थी। जी मालकन, वो हाथ बांधे काम छोड़कर हाजिर हुआ। तुम्हें फजल इलाही के घर का पता है? कौन जी? वो जो खोजी है, पुलिस का खोजी फजल इलाही। हाँ जी, इलम है। जाओ इसे बुला लाओ। कहो मेम साहब ने बुला भेजा है। रामनाथ उल्टे कदमों मुड़ गया और थोड़ी देर बाद फजल इलाही के साथ इसकी वापसी हुई। रामनाथ, तुम जाओ, अपने आप काम करो और आप मेरे साथ आइए। जब वो खोजी के आगे चलती अमलताज के उदास दरख्त के पास वापस आई तो सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। सुनहरी पर चमकीली किरणें इसके चेहरे से लिपटने लगी थी। झूला अभी तक हवा से होले होले हिल रहा था। इसने एहतियात से वहाँ कदम रखते हुए रस्सी थाम ली। झूला रुक गया। आपको वो खुरा याद है जो कच्चे रास्तों पर था, इस शख्स का जो आखिरी दफ़ा शेखर से मिला था? याद है, ठीक से याद है। जी, खोजी फजल इलाही धीरे से मुस्कुराया। मेम साहब, मुझे 10 बरस पुराने खुरे भी याद हैं। आप पूछिए, क्या पूछना है? अच्छा, ये खुरा देख कर बताइए, क्या वही खुरा है जिसने झूले के अक़ब में मस्बत खुरों की जानिब इशारा किया? खोजी आगे बढ़ा, पहले झुका, फिर पंजों के बल ज़मीन पर बैठकर गौर से मिट्टी को देखने लगा। ये खुरा, हाँ यही, वो बेसब्री से बोली। चंद लम्हे वो हाथ झाड़ता खड़ा हुआ। ये वो खुरा नहीं है। हैं? वो परेशानी से पीछे हटी। जी मेम साहब, ये वो खुरा नहीं है। इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया और आंखें थक कर मीच कर खोली। हो सकता है इसने कोई और जूती पहन रखी हो। नहीं मेम साहब, मिट्टी झूठ नहीं बोलती, धोखा नहीं देती। ये खुरा किसी लंबे कद के मुनासिब बदन के आदमी का है जिसने किसी चीज़ को। खोजी ने इधर उधर देखा, फिर चौंका, झूले पर ठहर गई। गाल में झूले की रस्सी को थाम रखा है। और दूसरा खुरा बहुत मुख्तलिफ डील डोल के आदमी का था। मुख्तलिफ डील डोल। वो पुस्मर्दा सी मुस्कुराई। ज़मीन पर ही चंद लकीरें देखकर आप कद काठ और डील डोल का हिसाब कैसे कर लेते हैं? मिट्टी की ज़ुबान पढ़ना क्या मुश्किल है मेम साहब। वो बोला तो इसके अंदाज में बला की सादगी थी। मुझे जो चंद टेढ़ी मेढ़ी शिकाल नज़र आती हैं, आप इन्हें ज़ुबान कहकर इन्हें पढ़ और समझ का मतलब कैसे खस कर लेते हैं? फजल इलाही ने सादगी से दरियाफ्त किया। ठाकुरों के कुतब खाने में जो अंग्रेज़ी की मोटी मोटी किताबें रखी हैं, क्या वो आपसे पढ़ी जाती हैं? अरे अंग्रेज़ी पढ़ना कौन सा मुश्किल है, जबकि मुझे आपके अंग्रेज़ी अल्फाज टेढ़ी मेढ़ी इश्काल नज़र आती हैं। वो साख्ता हंस दी तो रस्सी हाथ से फिसल गई। झूला हवा में झूल कर रह गया। शुक्रिया। वो इसे अपने साथ लिया हवेली की जानिब बढ़ गई। अगर वो कच्चे रास्ते वाला खुरा कहीं आपको दिखाई दे तो। वो दोनों चलते चलते दूर होते गए। माया की आवाज़ मध्यम पड़ती गई। अमलतास का उदास दरख्त और झूला फिर से वीरान हो गया। वो बरामदे की दूसरी सीढ़ी पर बैठी थी, पाँव घास पर और कोहनी घुटने पर टिकाए, हथेली थोड़ी तले रखे। वो सर झुकाए किताब पढ़ रही थी। जब ठाकुर रघुनाथ और गोपाल आगे पीछे घास कदमों तले दूनते बागीचे में दाखिल हुए। उसके करीब आन रुके। माया देवी, ठाकुर रघुनाथ ने इसे पुकारा। इसने ज़रा सी निगाह बुलंद की। इनके चेहरे पर ज़ब्त और दबा दबा गुस्सा था। सुबह इन्हें थाने बुलवाया गया था, यकीनन वहीं से आ रहे थे। आपने हमारे खिलाफ FIR कटवाई है? जी, इसके इत्मीनान का वही आलम था। गोपाल तिल मिलाकर बोला, आपको लगता है हम शेखर का खून कर सकते हैं? इसने निगाह का रुख गोपाल की जानिब मोड़ा और इस पर सर से पाँव तक एक गहरी निगाह डाली। कर सकते हैं? क्यों करेंगे हम ऐसा? शेखर की दौलत के लिए। मगर इसने तो पाई पाई आपके नाम कर दी थी। हमारे लिए एक दमड़ी, एक छद्दाम भी ना छोड़ा। आप जानते थे ठाकुर साहब कि इसकी मौत की सूरत में मैं वापस इंग्लिस्तान चली जाऊंगी और सब कुछ आपकी निगरानी या मलकियत में दे जाऊंगी। दोनों सूरतों में आप हर चीज़ के बिला शिरकत गैर मालिक होंगे। मगर आपके और शेखर के दरमियान जायदाद के तनाज़े बरसों से मौजूद थे। वो सुने या रुके बगैर आराम से कहे जा रही थी। सो आपने इसका एक मौसर हल ये ढूंढा
कि शेखर को हटाने के बाद मुझे भी यहाँ से बेजार करके भेज दिया जाए। मगर हमने तो आपको कभी तंग नहीं किया। क्या? बिल्कुल किया। मुझे हरासा किया गया। इसने गोपाल पर एक तेज निगाह डाली। मुझे नौकरानियों की जुबानी जीनों भूतों के झूठे किस्से सुनाए गए। यहाँ तक कि ठाकुर गोपाल ने खादमा के जरिए शादी की पेशकश भी कर डाली। बड़े ठाकुर ने कहर आलूद नज़र गोपाल पर डाली और निगाहें चुरा कर रह गया। माया देवी, हमने तो आपकी बहुत मदद की। आपकी जायदाद बिकवाने का इंतज़ाम भी कर लिया था, वो भी अपने बेटे के हाथों। आपको वाकई लगता है हम शेखर का खून कर सकते हैं? मुझे वाकई लगता है। वो फिर से किताब पढ़ने लगी। गोपाल पैर पटकता वहाँ से चला गया। ठाकुर रघुनाथ भी कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कदम उठाते चल दिए। मेम साहब, इसी लम्हे बकावल किसी वर्दी में मलबूस थाने के एहलकार के साथ लिए उजलत में इस तक आया। माया ने किताब बंद करके गर्दन उठाई। बोलो, दरोगा साहब ने बंदा भेजा है, आपको थाने बुलाते हैं। सुनहरी पेशानी शुकन आलूद हो गई। मैं तुम्हारे दरोगा की मुलाजिम नहीं हूँ जो दौड़ी चली आऊँ। इससे बोलो अगर मुझसे कोई काम है तो हवेली आ जाए। एहलकार कदरे तुजबुज से मुड़ने लगा, मगर किसी ख्याल के तहत इसने रोक दिया। सुनो, थाने में किसी और को भी इस वक्त बुला रखा है। इंस्पेक्टर ने ठाकुरों को बुलाया था, डीसी साहब भी थे, मगर अब वो चले गए हैं। सिर्फ छोटा मलक बैठा है इधर। अच्छा ठीक है, तो माही इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। फिर बकावल को मुखातिब किया। मोटा शहर से आ गई? नहीं मेम साहब। अच्छा फिर रामनाथ से कहो बग्गी तैयार कराए, मैं आती हूँ। किताब हाथ में पकड़े वो उठकर अंदर चली गई। तैयारी क्या करनी थी, बस कुर्ता पजामा तब्दील करके सफ़ेद साड़ी जेब तन कर ली। चोटी खोल दी तो मोतियों से भरी लड़ी पीछे बालों में लटकने लगी। आंखों में गहरा काजल डाला और बाहर निकल आई। नादिर शाह अपनी कुर्सी पर विराजमान था। सामने मेज़ रखी थी और मेज़ की दूसरी तरफ 2 कुर्सियां बिछी थी। बाई कुर्सी पर बदर टांग पे टांग रखे बैठा था। जैसे वो कमरे में दाखिल हुई, वो हाथ उठाकर नादिर शाह से कुछ कह रहा था। आहट पर खामोश हुआ, मगर गर्दन मोड़ कर नहीं देखा। नादिर शाह उठ खड़ा हुआ। आइए मेम साहब। वो कुर्सी खींच कर बहुत एतमाद से इसके बिल्कुल बराबर टांग पे टांग रखे बैठ गई। मुझे क्यों बुलवाया आपने? ये चाहते थे जो बात हो आपके सामने हो। बोलिए। वो सामने नादिर शाह का चेहरा देखती रही। बदर का कहना है इसका शेखर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। आप अगर इस मामले को यहीं हल करना चाहें या सुलह करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, कहकर वो पीछे होकर बैठ गया। माया को महसूस हुआ इसका अंदाज जान छुड़ाने वाला था। मगर मुझे सुलह नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी। माया की बात बहुत तेज़ी से बोला। वो दोनों सामने नादिर शाह को देखते हुए एक दूसरे को बज़ाहिर नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अगर बात मुकदमे की है तो ठीक है, आप अपना इस्तग़ासा करें, मैं अपना दिफा करूँगा। शौक़ से कीजिए, वो नादिर की तरफ देखते हुए बोली, और मैं अदालत में साबित कर दूँगा कि मैं बेकसूर हूँ। ज़रूर कीजिए। नादिर शाह होले से तंजिया मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था बदर, अहले फ़रंग की दोस्ती ख़तरनाक होती है। बात मुकदमे की हो रही है नादिर। बदर को बुरा लगा था। देखिए मेम साहब, नादिर कुर्सी पर आगे हुआ और पिछली बात नज़रअंदाज कर दी। मुझे भी इल्म है कि शेखर की मौत हादसाती नहीं, आग खुद ब खुद नहीं लगा करती, मगर बतौर एक थानेदार मुझे शक की फहरिस्त में हर एक को घसीटना पड़ता है, यहाँ तक कि इसको भी जिसको शेखर की मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। किसको? वो चौकी आपको मिली है। शेखर की सारी जायदाद आपको मिली है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको है। मगर सामने की बात थी कि इसके मरने के बाद मैंने वापस चले जाना था, और मैं क्या लंदन में इस जायदाद की रजिस्ट्रियाँ संभालती फिरती। जायदाद हर सूरत ठाकुरों के पास रहनी थी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इन्हीं को होगा। ये महज मफरूज़े और बात की बातें हैं मेम साहब। कानून अंधा होता है, वो सिर्फ पहला फ़ायदा देखता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शेखर को मैंने कत्ल किया है? वो ज़रा भी ना घबराई थी। नहीं, बल्कि आप इस रोज़ अमृतसर में थीं, मेरे पास गवाहियाँ मौजूद हैं। आप एलिबी बहुत मजबूत है कि आप बेली में थीं ही नहीं। एलिबी तो मेरे पास भी है, वो तेज़ी से बोला। चेहरा माया की तरफ मोड़ा। मैं भी इस रोज़ गाँव से बाहर था। हाँ, मैं जानती हूँ आप कहाँ थे। आप क्या सब जानते हैं कि बेरी के डाकू कौन हैं? लेडी शेखर। नादिर को भले न जानते हों, मुझे सब जानते हैं। नादिर के चेहरे का रंग पल भर को बदला। मेरा इस मामले से कोई सरोकार नहीं है, मगर बदर सुने बगैर ही कहे जा रहा था। इसने शायद नादिर का अंदाज महसूस ही नहीं किया था, मगर
کسی نے آج تک میرے خلاف پرچہ نہیں کٹوایا؟ کیا کسی ایک شخص نے بھی بیلی میں آپ سے ذکر کیا کہ جنگل کے ڈاکوؤں کا سردار بدر غازہ ہے؟ جانتی ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ انہیں میری صورت میں گاؤں کا ایک محافظ مل گیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جب تک بدر غازہ بیلی میں ہے ان کے کسی گودام میں نقب نہیں لگے گا۔ مایا ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ آپ یہاں کے ڈاکوؤں کی نفسیات نہیں جانتی۔ ہندوستان کے ڈاکو جو پولیس کے لیے درسر ہوتے ہیں، ان کے سب سے بڑے محافظ خود ان کے اپنے گاؤں والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس گاؤں میں نہ تو کوئی ڈکیت خود واردات کرتا ہے، اور اگر ڈکیت طاقتور ہو تو دور دور تک کسی ڈاکو کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس گاؤں کے قریب بھی پھٹک سکے۔ پولیس سے زیادہ تر ڈاکو حفاظت کرتے ہیں گاؤں کی۔ یہ ڈاکو کا کلچر ہے۔ اور مایا دیوی، آپ مانیں یا نہ مانیں، فرنگیوں سے ہم سب نفرت کرتے ہیں۔ وہ غاصب، چور اور جابر ہیں، اور انہی فرنگیوں کے خلاف جب ہم بغاوت کرتے ہیں تو یقین مانیے، کیا ہندو کیا مسلمان سب ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی، مضاد کیفیت کے دوران گھری تھی، پھر چند ثانیے بعد بولی، مگر تمہارے اور شیکھر کے درمیان کوئی تنازع تو بہرحال تھا۔ اگر آپ غصہ کرنے کے بجائے مجھ سے پوچھ لیتی تو بہتر ہوتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ زمین ٹھاکر رگھوناتھ نے چودھری کو بیچی، اور اس نے مجھے بعد میں شیکھر نے دعویٰ کیا کہ زمین اس کی ہے اور اس پر میرا قبضہ ہے۔ ٹھاکروں نے اس چودھری کو ساتھ ملا لیا اور مکر گئے کہ مجھے کسی نے زمین بیچی ہے۔ مقدمہ ابھی تک عدالت میں ہے، جس کا فیصلہ میرے حق میں جلد یا بدیر ہو ہی جائے گا۔ کہ شیکھر کو مارنے سے کیا ملتا مجھے؟ اصل فریق تو ٹھاکر ہیں، اور وہ جیسے ہار گئی، پھر کیا اسے ٹھاکروں نے مارا ہے؟ میری رائے مانگ رہی ہیں؟ بدر کا لہجہ متوازن تھا، پہلے کی طرح دوستانہ نہیں تھا، مگر ناراضی بھی مفقود تھی۔ اگر مانگوں تو میں کہوں گا نہیں، ٹھاکر شیکھر کو قتل نہیں کر سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ اس لیے نہیں کہ ٹھاکروں کے ہاتھ کچھ نہ آتا، بلکہ اس لیے کہ وہ اتنے جیدار نہیں ہیں۔ لیکن شیکھر کہتا تھا، اسے یاد آیا کہ اگر ان باپ بیٹے کا بس چلے تو اسے قتل کر کے جائیداد ہتھیا لیں۔ شیکھر کہتا تھا نا، سو غلط بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ ان کو جانتا تھا تو کہتا تھا، وہ گاؤں میں رہتا تو کسی کو جانتا ہوتا۔ ٹھاکر گاؤں کے ساتھ جتنے برے ہیں، ان کے ساتھ اتنے برے نہیں تھے جتنا اس کو اس کے منشی بھڑکاتے تھے۔ اچھا، مایا نے شانے اچکا دیے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ٹھاکروں کی حمایت کرو گے۔ میں صرف اپنی رائے دے رہا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں داروغہ صاحب؟ اس نے بہت دیر سے خاموش بیٹھے نادر کو مخاطب کیا۔ میں ابھی تفتیش کر رہا ہوں۔ ٹھاکر بظاہر مجھے بے قصور لگتے ہیں، مگر انہیں یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ قبرستان کے بھوت کا قصہ، نیم صاحب، میرا خیال ہے ادھر کوئی نہیں ہے، یہ گاؤں والوں کا من گھڑت قصہ ہے۔ بہرحال میں ان تینوں سے مزید تفتیش کروں گا، اور اگر یہ مجھے بے قصور لگے تو انہیں کیس سے خارج کر دوں گا۔ اگر یہ ملزم نکلے تو انہیں سزا ملے گی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ بدر کو کیس سے خارج کرنے کا کہنا چاہتی تھی، مگر انا آڑے آ گئی تو فیصلہ نادر شاہ پر چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ اسے معلوم تھا یہ تینوں نام وہ جلد ہی خارج کر دے گا۔ بڑی زیادتی کی آپ نے لیڈی شیکھر، وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ مایا، اس نے رک کر تصحیح کی اور پھر چل پڑی۔ وہ جو چند قدم عقب میں تھا مسکرا کر رہ گیا، چلتے چلتے ٹھہر گئی اور خفگی سے گردن موڑی۔ مسکرائے کیوں؟ حالانکہ میں آپ کے مڑنے سے قبل ہی اپنی مسکراہٹ چھپا چکا تھا۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ مجھے سب علم ہوتا ہے، جانے تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ مسکرائے کیوں؟ اب یا پہلے؟ میں تمہارے ساتھ کسوٹی کھیل رہی ہوں۔ وہ زچ ہوئی۔ بدر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سفید ساڑی میں سیدھے سنہری بال لیے وہ خفا خفا سی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے آج میرے اتنے اچھے دوست کو مجھ پر طنز کرنے کا موقع ملا۔ نہیں، وہ تیزی سے بولی، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ ارے نہیں، وہ مسکرا رہا تھا۔ نادی میرا بہت اچھا دوست ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ اسے لگا وہ اسے جتنا خبردار کرے وہ یقین نہیں کرے گا۔ شاید اس نے شانے اچکائے اور سفید ساڑی کا پلو درست کیا۔ بدر کی نگاہ اس کے سراپے پر پھسلتی چلی گئی۔ اتنے سفید رنگ پہنتی ہو تم، بالکل کوئی۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ کہہ دو، بدحور لگتی ہو، پری لگتی ہو۔ مایا نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔
وہ شاید پہچان گئی تھی، مگر اس کا اعتراف خلاف انا نہ ہوتا تو کر ہی ڈالتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، زہرہ کہتی ہے، ٹھاکروں کی یہ مہارانی تو ساحرہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا وہ ٹھیک کہتی ہے۔ وہ چند قدم اس کے قریب آیا۔ کیسی ہے زہرہ؟ خوبصورت، میں نے حال پوچھا ہے۔ وہ بھی بہت اچھا۔ منگیتر ہے تمہاری، شادی کب کرو گے اس سے؟ آپ نے اس روز کہا تھا کہ قبرستان میں رات ٹھہر کر اس بھوت کو گھات لگاتے ہیں۔ اس نے بات بدل دی۔ معلوم نہیں کوئی بھوت ہے بھی یا نہیں، میں تو بیلی کے لوگوں کی نوٹنکیوں سے تنگ آ گئی ہوں، چلتی ہوں۔ وہ دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ زہرہ ٹھیک کہتی ہے، اس نے سوچا۔